गुड इवनिंग फ्रेंड्स। IBPS SO एग्ज़ाम्स का सीरीज़ है जिसमें नए पैटर्न पे जो आधारित है। इसका डे 4 है। एरेज में अपडेटिंग से लेकर और भी फंक्शंस को इंक्लूड करते हुए एरे के बेसिक को देख रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर्स में, डेटा स्ट्रक्चर्स टॉपिक का। इसमें हम लोग क्या देखेंगे? अपडेटिंग एलिमेंट्स, एडवांटेजेस ऑफ एरेज, लिमिटेशंस ऑफ एरेज। अपडेटिंग एलिमेंट्स इन। अब इस एरे में हम लोग मान लिया कि 5 ब्लॉक बना रहे हैं, तो 0 से 4 तक इंडेक्स जाएगा। ठीक है। और इसमें किसी इंडेक्स पे हम लोग को वैल्यू मॉडिफाई करना है, मान लिया थर्ड पे करना है, थर्ड इंडेक्स पे। ठीक है, इस इंडेक्स पे हमें वैल्यू मॉडिफाई करना है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? ओवर राइट करना पड़ेगा एग्जिस्टिंग एलिमेंट, जो एलिमेंट पहले से, मान लिया यहाँ पे 60 था। ठीक है, 60 था, उसको न्यू वैल्यू से हम लोग अपडेट करेंगे। तो क्या लिखना पड़ेगा? A of 3 और array of 3, जो भी हम एरे का नाम डाले हैं, इज इक्वल टू नया वैल्यू। ठीक है, उसी को कहते हैं मॉडिफाई करने को अपडेटिंग। तो अब अपडेट करना ही क्यों है? वाई टू वी अपडेट एलिमेंट? करेक्ट एरर्स इन डेटा, जो भी डेटा में एरर आ गया है। ठीक है, चेंज वैल्यूज बेस्ड ऑन न्यू कैलकुलेशन, कोई नया कैलकुलेशन आ गया है, ये हम देखेंगे आगे एग्जाम्पल के साथ। इम्प्लीमेंट एल्गोरिथम्स, इंक्रीजिंग स्कोर्स, मॉडिफाइंग प्राइसेस। ठीक है, डायरेक्ट असाइनमेंट यूजिंग इंडेक्स, नो शिफ्टिंग और रिसाइजिंग नीडेड, फास्ट एंड सिंपल ऑपरेशन। ठीक है, सिंटैक्स क्या होगा? array of 2 is equal to 50, array of 2 is equal to 50 in Python, in C, C++, value at index 2 is now 50। नॉर्मल से बात है। Updating is like correcting or changing a mark in a list, just erase and write the new value। एक प्रोफेसर है, वो 100 स्टूडेंट्स का कॉपी चेक कर रहा है, उसने मार्क्स लिखा, 100 स्टूडेंट का एक का गलती लिखा गया, तो क्या वो वैसे ही छोड़ दिया जाएगा? नहीं, उसको सुधारना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा। तो उसी वहाँ पे यूज होता है अपडेटिंग का। तो उस गलत वैल्यू को नए वैल्यू से, जो कि सही है, उस वैल्यू से रिप्लेस करता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल। ओरिजिनल एरे ऐसा है, अपडेट कर रहे हैं इंडेक्स 2 को 35 से, 30 से 35 कर रहे हैं, तो रिजल्ट ये क्या आ रहा है? 10 20 35। ये यहाँ पे 30 की जगह पे 35 आ गया। टाइम कम्प्लेक्सिटी एंड एडवांटेजेस। टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगा? आप लोग कमेंट करके बताओ क्यों ओवन होगा। इसमें क्या है, मतलब किसी भी एलिमेंट का बस हमको इंडेक्स ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए इंडेक्स कहाँ तक है, और बस उसको उस इंडेक्स वाले पॉइंट को हम लोग कॉल करेंगे अगर एरे में, तो वो अपडेट हो जाएगा एक बार में। इसीलिए ओवन इसका ऑपरेशन ओवन है इसका। बेस्ट टाइम कम्प्लेक्सिटी, और बेस्ट केस में भी ओवन है, और एवरेज में भी ओवन है। डायरेक्ट एक्सेस एंड असाइनमेंट यूजिंग, इसमें बेसिकली तीनों में ओवन ही होगा। असाइनमेंट विदाउट लूपिंग, इसमें लूप करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट असाइनमेंट हो जाता है। एडवांटेज क्या है? एक्सट्रीमली फास्ट। ठीक है, इजी टू इम्प्लीमेंट भी है, एफिशिएंट फॉर रैंडम एक्सेस भी है। ठीक है, इंडेक्स मस्ट बी वैलिड विद इन एन एरे, एरे साइज। ये मैं बताया, इंडेक्स क्या है? वैलिड होना चाहिए। स्टैटिक एरेज डोंट अलाउ न्यू एलिमेंट्स विदाउट शिफ्टिंग। स्टैटिक एरेज क्या करता है? नए एलिमेंट्स को अलाउ नहीं करता है, जो इंसर्शन में हम लोग देखे थे वो, ये वो बात कह रहा है। अपडेटिंग ओनली रिप्लेसेस एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स। ये डिफरेंट कैसे है इंसर्शन से? इसके लिए ये पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है। की टेक अवे, सिंपलेस्ट एरे ऑपरेशन, supports efficient direct changes to data, essential in many algorithms। Advantages of array. Arrays are fundamental data structures, provide several advantages in programming, improve code efficiency, clarity, and speed. Elements can be accessed directly using an index. No need to traverse the entire array. Time complexity is open, ideal for scenarios needing fast lookups। Lookups मतलब क्या हो गया? हमें देखना है कि उस एरे में कोई एलिमेंट जो मुझे चाहिए वो प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, ये सर्चिंग में, सर्चिंग भी हो जाएगा, इसमें इसी में आ जाएगा।
ठीक है, इजी टू यूज एंड इम्प्लीमेंट, सिंपल डिक्लेरेशन एंड यूसेज, intuitive indexing for accessing elements, well supported in all programming languages, great for teaching data structures. Memory efficiency, contiguous memory allocation reduces overhead compared to linked structures. ठीक है, तो ये contiguous memory allocation चाहिए इसमें, तो क्या ये मेमोरी एफिशिएंट हुआ, ये कमेंट करके बताइए। मेमोरी एलोकेशन कंटिन्यूअस अगर है तो क्या ये एफिशिएंट हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि कंटिन्यूअस में बीच में हम गैप नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह से ये एफिशिएंट हुआ कि गैप नहीं छोड़ सकते हैं, इसमें कोई भी सारा गैप यूज होगा, लेकिन कभी कभी ये लेस एफिशिएंट हो जाता है कि अगर हमें कंटिन्यूअस ब्लॉक नहीं देना है, एक ही ब्लॉक यूज करना है, फिर कहीं और का दूसरा ब्लॉक यूज करना है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इस पर मैं अभी चर्चा नहीं करूँगा, तो ये हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। रिड्यूसेस ओवरहेड कंपेयर टू लिंक्ड स्ट्रक्चर्स, ये लिंक्ड स्ट्रक्चर्स लाइक लिंक्ड लिस्ट है, लिंक्ड लिस्ट में क्या होता है, कितना सारा ओवरहेड होता है। एरे में क्या है, बस एक एरे डिफाइन कर दिया और उसमें जो है एलिमेंट्स डाल दिए स्टैटिक एरे में, और अगर थोड़ा डायनेमिक है तभी मैलॉक और कैलॉक यूज करना पड़ेगा, वो भी एक लाइन की बात है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन लिंक्ड लिस्ट में क्या होता है, नोड बनाना होता है, एक नोड होता है, ठीक है, उसमें एक डेटा पार्ट होता है, और नेक्स्ट क्या होता है, एड्रेस टू नेक्स्ट डेटा, नेक्स्ट नोड होता है। ठीक है, और ये कितना कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसमें ओवरहेड होता है काफ़ी। ठीक है, यहाँ पे ओवरहेड नहीं होता है, इसलिए रिड्यूसेस ओवरहेड कंपेयर टू लिंक्ड स्ट्रक्चर्स। प्रिडिक्टेबल मेमोरी लेआउट, मेमोरी लेआउट इसका प्रिडिक्टेबल होता है, एफिशिएंट फॉर स्टैटिक डेटा। ठीक है, अब प्रिडिक्टेबल कैसे हो जाएगा, जैसे हमें पता है, हमें अगर 20th एलिमेंट को लेना है और कोई सॉर्टेड है, जैसे एक रोल नंबर है 1 to 60 स्टूडेंट्स का क्लास में। ठीक है, तो अगर हमें किसी स्टूडेंट का रैंडमली अगर मार्क्स जानना है या जो भी चीज़ का इंफॉर्मेशन जानना है, तो 20th वाले इंडेक्स को अगर हम पकड़ लेंगे, मुझे समझ में आ जाएगा कि जो एरे में है वो 19th इंडेक्स जो है वो 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वहाँ पे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, वहाँ से हम गैदर कर सकते हैं जो भी 20th वाला रोल नंबर का मार्क्स है या जो भी इंफॉर्मेशन है। इसलिए इसका लेआउट क्या होता है, प्रेडिक्टेबल होता है। एफिशिएंट फॉर स्टैटिक डेटा, स्टैटिक डेटा के लिए एफिशिएंट है, बस डेटा स्टोर कर देना है, हो गया। कोई यहाँ पे हमें गार्बेज कलेक्शन नहीं करना है जो कि डायनेमिक एरे में करना पड़ता है, कोई हमें यहाँ पे नोड और एड्रेस स्टोर नहीं करना है जो कि लिंक लिस्ट में करना पड़ता है। कोड सिंप्लिसिटी, क्लीन एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड कोड होता है। रिड्यूसेस बग्स ड्यू टू प्रेडिक्टेबल इंडेक्सिंग, रिड्यूसेस बग्स ड्यू टू प्रेडिक्टेबल इंडेक्सिंग, ये होता है। अब क्या है, जैसे हम लोग ने बोला कि एक, मैं जैसे पहले एक एग्जांपल बताया कि एक प्रोफेसर है, उसका 1 to 60 1 to 100 स्टूडेंट है, और उसका सबका मार्क्स लिखा है उन्होंने, लेकिन एक का गलत हो गया है। तो अब क्या है, प्रिडिक्टेबल इंडेक्सिंग, अब पता चल जाएगा कि अगर ये 49 रोल नंबर है तो ये 48th इंडेक्स पे होगा, और वहां पे हम लोग उसके बग को ठीक कर देंगे, मतलब उसके एरर को खत्म कर देंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई सॉर्टिंग सर्चिंग एंड अदर ऑपरेशंस, ये क्या करता है, सॉर्टिंग को, सर्चिंग को और अदर ऑपरेशंस को सिंप्लीफाई करता है। इजी इंटीग्रेशन इनटू एल्गोरिथम्स होता है। ठीक है, एक लाइन की बात होती है, बस एक फॉर लूप चला दिया, बन गया पूरा एरे, दो फॉर लूप चला दिया, नेस्टेड एरे बन गया। लेकिन लिंग्लिस्ट में क्या होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है, काफ़ी सारे ओवरहेड होते हैं, क्लास होता है उसको इनहेरिट करना पड़ता है, उसका इनिशियलाइज करना पड़ता है ऑब्जेक्ट को, क्या क्या हम लोग करते हैं लिंग्लिस्ट से बनाते हैं। तो सपोर्ट फॉर मल्टी डायमेंशनल डेटा, और इसमें एक खास बात क्या है कि सपोर्ट सिर्फ ये 1D डेटा, जबकि एक लाइन वाला एरिया सिर्फ इतना ही नहीं होता है, इसमें मल्टीपल मल्टी डायमेंशनल भी होता है, जैसे मैट्रिक्स, उसमें क्या होता है, रो, एरे ऑफ रोज, ये एक एरे हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि 1D इतना होता है, तो 2D क्या होता है, ये पूरा एक एरे जो है 1D वाला, ये एक एक एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, और फिर दूसरा वाला दूसरा एलिमेंट कहलाएगा, और तीसरा वाला तीसरा एलिमेंट कहलाएगा, और
इसी तरह 3D में क्या होगा, ये पूरा तीनों रो एक एलिमेंट कहलाएगा, फिर ऐसे ही एक और होगा जो कि दूसरा एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, ऐसे हम लोग रिलेट कर सकते हैं 2D और 3D को 1D से, और 3D को 2D से, एंड हायर डायमेंशन, और हायर भी हो सकता है। अब क्या होगा, ये पूरा एक एलिमेंट हो जाएगा, और फिर वैसा ही एक और दूसरा एलिमेंट हो जाएगा। फिर 5D भी हो सकता है उसी तरह। तो एसेंशियल फॉर मैट्रिसेस, टेबल्स एंड ग्रिड्स। तो किसी तरह का भी मैट्रिक्स हम लोग को अगर डील करना है तो उससे डील कर सकते हैं। किसी तरह का टेबल से हम लोग को डील करना है तो उससे डील कर सकते हैं। किसी तरह का ग्रिड से हम लोग को डील करना है तो वो यूज कर सकते हैं। मेक्स रिप्रेजेंटिंग कॉम्प्लेक्स डेटा इजियर। तो कॉम्प्लेक्स डेटा को रिप्रेजेंट करना आसान बनाता है। यूज इन इमेजेस, साइंटिफिक डेटा एक्सेट्रा। ये इमेज, साइंटिफिक डेटा वगैरह में यूज होता है मैट्रिक्स, मल्टी डायमेंशनल डेटा। समरी क्या है इसका, एरेज आर फास्ट, सिंपल एंड एफिशिएंट। ठीक है, ऑफर रैंडम एक्सेस फॉर क्विक ऑपरेशन। ठीक है, सपोर्ट फॉर मल्टी डायमेंशनल डेटा। ठीक है, फाउंडेशनल फॉर लर्निंग एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ एरेज। Introduction to limitations. Arrays are useful but have limitations. Understanding these helps choose the right data structure. Important for efficient programming. यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 2 है उसमें क्या रहा है कि अंडरस्टैंडिंग दिस हेल्प्स चूज द राइट डेटा स्ट्रक्चर। एक डेटा स्ट्रक्चर है लिंक लिस्ट। ठीक है, और एक डेटा स्ट्रक्चर है एरे। अब अगर हम लोग को ऐसा कोई डेटा को इस तरह से ऑर्गेनाइज करना है कि हमारे पास कोई एक एलिमेंट हो किसी और मेमोरी ब्लॉक का, और दूसरा एलिमेंट हो उससे अनरिलेटेड मेमोरी ब्लॉक का। जैसे 1000 का पहला है, तो एरे में दूसरा वाला कहाँ पे होगा, 1004 पे होगा। ठीक है, तीसरा वाला 1008 पे होगा। लेकिन हमको ऐसा चाहिए कि 1000 पे एक है तो दूसरा कहीं 2000 पे हो। तो ये किससे अचीव कर पाएंगे, लिंक लिस्ट से, ना कि एरे से। एरे से करेंगे तो हमें कितना बार चलना पड़ेगा, ये 4 8 12 होते होते 2000 तक पहुंचेंगे। अगर ऐसा कोई नहीं आता, ये एक बहुत ही हाइपोथेटिकल है, बट इससे हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि राइट डेटा स्ट्रक्चर चूज करने की कैपेबिलिटी हमारे अंदर आती है अगर हम एडवांटेज को भी समझें और साथ साथ लिमिटेशंस को भी समझें। इंपॉर्टेंट फॉर एफिशिएंट प्रोग्रामिंग। फिक्स्ड साइज must be known at declaration time, cannot grow or shrink dynamically, can lead to a wasted memory or insufficient space, size must be known at declaration, cannot grow or shrink dynamically। ठीक है, तो स्टैटिक एरे में क्या होता है, अनलाइक डायनेमिक एरे जिसको हम लिस्ट भी कहते हैं, डायनेमिक एरे में हम लोग को मैलॉक कैलॉक का यूज करके, फ्री का यूज करके मेमोरी एलोकेट करना पड़ता है रन टाइम पे। और वहाँ पे डायनेमिकली हमारा एरे बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। बट स्टैटिक एरे में क्या होगा, एक बार जो हीप में मेमोरी ऑक्युपाई कर लिया वो फिर रिलीज नहीं करेगा अनलेस कि इस एरे को ही पूरा रिमूव किया जाए। क्या लीड टू वेस्टेड मेमोरी और इनसफिशिएंट स्पेस। तो वेस्टेड मेमोरी और इनसफिशिएंट स्पेस में ये लीड कर सकता है, मतलब इट कैन लीड टू वेस्टेड मेमोरी और इनसफिशिएंट स्पेस। तो हम लोग वही जगह फिक्स साइज में जब एरे एरे फिक्स साइज में जब ये इनसफिशिएंट स्पेस देता है, मतलब कि एक बार अगर 100 एलिमेंट को का स्पेस ऑक्युपाई कर लिया तो वो फ्री नहीं होगा, वो हो गया। तो इसलिए मेमोरी वेस्टेड भी हो जाती है। ठीक है, मेमोरी वेस्टेज ओवरफ्लो, एलोकेटिंग टू मच लीड्स टू वेस्टेज मेमोरी। अब हमें स्टोर करना है 5 बच्चों का डेटा, और हम लोगों ने एरे बना दिया है 1000। तो इतना 995 जो ब्लॉक है वो मेमोरी का वेस्टेज है। एलोकेटिंग टू लिटिल कॉजेज ओवरफ्लो। अब हमें बनाना है 10 बच्चों का ये, और 5 बच्चों का ये जो है 5 हम लोग ब्लॉक लिए तो ओवरफ्लो हो जाएगा। ओवरफ्लो एरर आ जाएगा, मतलब अगर हम लोग 6 बच्चों को एक्सेस करना चाहे तो नहीं कर पाएंगे, बोलेगा कि स्पेस ही नहीं है, ओवरफ्लो आ जाएगा। बैलेंसिंग साइज इज चैलेंजिंग। अब हम लोग को ये कैसे डिसाइड करें, ये तो मतलब बहुत ही बेसिक चीज़ है कि बच्चों का डेटा लेना है। अगर ये हम लोग एडवांस जगह पे जाएंगे तो इसका साइज को प्रिडिक्ट करना मुश्किल होगा। तो क्या करेंगे, हम लोग डायनेमिक एरे का यूज़ करेंगे या दूसरे डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे, ना कि एरे का यूज़ करेंगे।
कंटिन्यूअस मेमोरी की वजह से क्या इसमें नुकसान होता है? रिक्वायर्स अ लार्ज ब्लॉक ऑफ कंटिन्यूअस मेमोरी। लार्ज ब्लॉक ऑफ कंटिन्यूअस मेमोरी मतलब एक जगह पे अब कोई बोल दे कि भाई मुझे इस कॉलोनी में बसना है और मुझे सारा कुछ स्विमिंग पूल भी चाहिए, मॉल भी चाहिए, टेम्पल भी चाहिए, मॉस्क भी चाहिए और होटल भी चाहिए, रेस्टोरेंट भी चाहिए, सब कुछ वहीं पे चाहिए। तो सारा कितना सारा स्पेस ले जाएगा एक बंदा। लेकिन अगर इसको हम लोग ऑर्गेनाइज कर लें तो फिर हम लोग इसको शेयर्ड बेसिस पे होटल सब यूज करें, बीच में कर दे जैसे आम कॉलोनी में होता है जो बीच में पार्क बना होता है, इस टाइप का कुछ डेटा स्ट्रक्चर, मतलब एक हाइपोथेटिकल है। तो ये पहले कैसा वेस्ट कर रहा था स्पेस को, अब कितना ऑर्गेनाइज हो गया। तो ये चीज़ है, लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है कंटिन्यूस मेमोरी की वजह से, और मेमोरी वेस्टेज भी होता है। हार्ड टू एलोकेट फ्रैगमेंटेड मेमोरी सिस्टम। अब फ्रैगमेंटेड मेमोरी सिस्टम है, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। अब कहाँ से, मतलब अगर अब यहाँ पे स्पेस नहीं है और यहाँ से हमने शुरू किया जस्ट पहले से, तो फिर आगे जाके क्या होगा, कुछ एरर आ जाएगा। तो इसलिए वहाँ इस तरह के सिस्टम्स में इसको यूज करना सही नहीं है। लिमिट्स यूसेज इन कंस्ट्रेंट एनवायरमेंट। अगर कोई कंस्ट्रेंट है इस टाइप का तो फिर इस जो यूसेज जो है इसका लिमिट हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा। Costly insertion and deletion. Inserting or deleting elements requires shifting. Inserting or deleting elements requires shifting. Time complexity ON inefficient for frequent modifications. ये हम लोग देख लिए हैं। Lack of flexibility, no built-in resizing support, not suitable for dynamic datasets. Alternatives like linked lists or dynamic arrays often better. ठीक है, रीसाइजिंग सपोर्ट नहीं होता है स्टैटिक एरे में। डायनेमिक डेटा सेट हम लोग नहीं ले सकते हैं बिकॉज इट इज नॉट डायनेमिक, इट इज स्टैटिक। अल्टरनेटिव्स लाइक लिंक्ड लिस्ट और डायनेमिक एरेज ऑफ है बेटर कंसीडर ऑफ एन बेटर। ये लास्ट स्लाइड है आज का। एरेज हैव फिक्स्ड साइज एंड कंटिन्यूअस मेमोरी नीड्स। इंसर्शन डिलीशन इज कॉस्टली, बेस्ट फॉर स्टैटिक डेटा विथ मिनिमल चेंजेस। ठीक है, चूज डेटा स्ट्रक्चर्स वाइडली बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। आप लोगों को किसी तरह का भी कंफ्यूजन हुआ हो, डाउट हो, तो मुझे कमेंट में पूछेगा। आज मैं थोड़ा बिजी था, इट वॉज अ वेरी रफ डे, तो आज मैं जल्दी जल्दी थोड़ा कर दिया। तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। जो भी कंफ्यूजन, जो डाउट है वो कमेंट से पूछिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।